हाय बच्चों, चलिए आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री या शेप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, दोनों को एक साथ मैं लाया। क्यों एक साथ लाया? क्योंकि जब तक हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट नहीं कर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल लेंगे, तब तक आप ज्योमेट्री को फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालना मस्ट होगा, उसके बाद आप ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है ना? देखिए, ज्योमेट्री और शेप में थोड़ी सी बातें डिफरेंट हो जाए। ज्योमेट्री जो होती है वो वही बनी रहती है, ठीक है ना, लेकिन शेप जो होता है उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है, वो चेंज हुआ करता है लोन पेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? तो यहाँ पे चलिए हम लोग जैसे हाइब्रिडाइजेशन होता क्या, इसके बारे में पहले। हाइब्रिडाइजेशन, देखिए हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि मिक्सिंग। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन टर्म जब इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मिक्सिंग ऑफ आर्बिटल के मिक्सिंग को आप हाइब्रिडाइजेशन कहोगे। जैसे एक s और एक p आर्बिटल मिलेगा तो क्या कहोगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो मिक्स हुआ ना, एक s आर्बिटल और एक p आर्बिटल क्या हुआ? मिक्स हुआ। देखिए, एक s और एक p जब ये मिक्स हुआ तो sp हाइब्रिडाइजेशन बना। अब इसी में एक p आर्बिटल और मिल जाएगा, ठीक है, माने 2p और एक s, ठीक है ना, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसमें एक p और ऐड हो जाए, ठीक है, मिक्स हो जाए तो sp3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी sp3 में एक d और मिक्स हो जाए। अब देखिए, d में 5 आर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx2, y2 और dz2। तो जब d का सिर्फ एक आर्बिटल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करता है या हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो d का कौन सा होता है? याद रखना, dz2 वाला होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ dz2, तब यहाँ पे sp3 और ये d बन जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसी में देखिए एक और d मिक्स करिए, एक d और को मिलाइए, और वो d वाला कौन होगा? ये x2 और y2। तो यहाँ पे sp3 और d2 बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे sp3 में d के 3 ऑर्बिटल मिलाइए। कौन कौन? dxy, dyz और dzx, ये d के 3 ऑर्बिटल। तब यहाँ पे sp3d3 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से कौन d के कौन ऑर्बिटल मिले, ठीक है ना, कौन d की किस ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है तो कौन सा बन रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में d के कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है ना। तो sp3d2 की बात करते हैं तो कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं? कौन कौन से? dz2 और dx2 y2 इन्वॉल्व। अगर ज़रा सा इनके सब बॉन्ड एंगल की बात कर लें तो sp में जो बॉन्ड एंगल बनता है 180 डिग्री बन जाता है बच्चों। sp2 में 120 डिग्री का एंगल बन जाता है। sp3 में जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट बन जाता है, ठीक है ना। और sp3d में दो तरह के बॉन्ड एंगल आ जाते हैं, 90 डिग्री भी आता है, ठीक है ना, और 120 डिग्री भी आता है, ठीक। लेकिन जो है आपके बॉन्ड एंगल सिर्फ यहाँ तक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। और अगर sp3d2 की बात देखें तो यहाँ पे 90 माने 90 और 90 दो तरह के एंगल होते हैं, 90 एंड 90। यहाँ पे क्या कहा गया? 90 एंड 120 डिग्री, और यहाँ पे 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस तरह से ये एंगल की बात हो जा रही है, ठीक है बच्चों। ये रहा आपका किस हाइब्रिडाइजेशन में कैसा। अच्छा, उसके बाद अगर s कैरेक्टर की बात करेंगे तो आप देखिए sp है तो यहाँ पर 50-50 है ना, 50% s है और 50% p है, 50% s कैरेक्टर यहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे आ जाओगे, देखिए 3 है, एक s आर्बिटल है, 2 p आर्बिटल, कुल 3 आर्बिटल है। 100 में s का कितना पार्ट हो जाएगा? 100 में s का कितना पार्ट बनने जा रहा है? 33% बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है। इस तरीके से sp3 4
sp3 में कुल 4 हो गया। देखिए 3 p के ऑर्बिटल है, 1 s के, तो यहाँ पे s का कितना परसेंटेज बनने जा रहा है, 25% बनने जा रहा है। तो इस तरीके से परसेंटेज की बात कर लिया करते हैं। अच्छा बच्चों, s परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है, एसिडिटी या कहिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ये तो बात समझ में आ गई। अब मैं तुम्हें कहा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद क्या करते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आप ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री जो होती है, जब हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग बोलते हैं तो ज्योमेट्री 2 टाइप्स होंगी, ठीक है। 2 तरह की ज्योमेट्री की बात करेंगे, एक रेगुलर ज्योमेट्री की बात होगी और एक इर्रेगुलर ज्योमेट्री की बात होगी। देखिए जहाँ तक रेगुलर ज्योमेट्री की बात है, उसको इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि जब सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे, ठीक है, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, माने वहाँ पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, तो ऐसी ज्योमेट्री को आप रेगुलर ज्योमेट्री कहा करेंगे। लेकिन अगर 1 और मोर ऑर्बिटल कंटेन लोन पेयर, माने कि सारे ऑर्बिटल, ठीक है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, कुछ के पास लोन पेयर बचे हुए हैं, माने ये ऐसी कैटेगरी होगी, ऐसे स्पेसीज होंगे, ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल हुआ करेंगे जिनके पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी हुआ करेंगे। ऐसे को आप कहोगे इर्रेगुलर ज्योमेट्री। एग्जाम्पल लेते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर ज्योमेट्री का, ठीक है। रेगुलर और इर्रेगुलर ज्योमेट्री का मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए जैसे CH4 की बात करें, CH4 माने मेथेन की ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे काफ़ी डिटेल से बातें कर रहा हूँ और इसको डिटेल से इसलिए कर रहा हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आप जो चंद सेकंड में सारे आंसर दे लोगे, ठीक है ना। अगर किसी को यह बात मालूम है तो थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ जाइएगा। देखिए रेगुलर और इर्रेगुलर। देखिए रेगुलर शेप की मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा इसका एग्जांपल मैं ले लूँ CH4। देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, sp3। देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, ये और ये, ठीक है ना। यहाँ पे ये और ये, देखिए, और ये एक टेट्राहेड्रल शेप बना। 4 थी, चारों देखिए यहाँ पे कोई भी बॉन्ड, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं बचा हुआ है, यानी कि सारे जो है ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसलिए ये ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। इर्रेगुलर की बात देखिए, यहाँ पे अगर मैं अमोनिया का एग्जाम्पल ले लूँ NH3, ठीक है, ये नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक लोन पेयर ले लिया मैंने, और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच के। देखिए ये एक आपका ऑर्बिटल क्या है, ये लोन पेयर रख रहा है, बचा हुआ है, ठीक है ना। और ये शेप कैसा आया, टेट्राहेड्रल आया, और ये शेप कैसा आया, पिरामिडल आया, और ये टेट्राहेड्रल। क्या होता है जब लोन पेयर बचता है तो वहाँ पे शेप जो होता है डिस्टार्टेड हो जाता है। शेप क्या होता है, डिस्टार्टेड। इस शेप में डिस्टार्शन किस वजह से आ रहा है, इस वजह से आ रहा है कि जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हैं, इन सब के बीच जो रिपल्सन होता है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग, माने सब में सिर्फ बॉन्ड पेयर है तो रिपल्सन सारा बराबर है, यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर है यानी यहाँ पे सारे रिपल्सन बराबर है। लेकिन बॉन्ड पेयर भी हो और लोन पेयर भी हो तो क्या होता है, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच रिपल्सन जो होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन से ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है। इसी तरह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्सन होता है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से ज़्यादा हो जाता है। माने कि रिपल्सन का जो ऑर्डर बनता है, लोन पेयर ये सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ये होता है ऑर्डर, ठीक है ना।
रिपल्सन के। तो यहाँ पे तो सिर्फ बॉन्ड पेयर थे, सिर्फ एक तरह, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इस रिपल्सन की वजह से यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपल्सन की वजह से ये जो शेप था ये डिस्टॉर्शन हो जाता, और इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री थी वो इर्रेगुलर हो गई। जैसे यहाँ पे रेगुलर, अगर sp3 है और sp3 में टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है तो रेगुलर हो रहा है, लेकिन अगर पिरामिडल बन रहा है तो वो इर्रेगुलर हो रहा है, ठीक है ना। अगर कहीं क्वेश्चन की लैंग्वेज में टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है इर्रेगुलर ज्योमेट्री, इर्रेगुलर शेप, तो समझ जाइए कि वहाँ पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, वहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दो तरह की स्पेसीज़ हमारे पास मिली, एक ऐसी मिली कि जहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर है, और एक ऐसी मिली जहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हैं। तो ठीक है, इन दोनों कैटेगरी को एक टेबल के थ्रू हम लोग देखते हैं और उसके शेप, ठीक है ना, हम लोग याद करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें कि ऐसी स्पेसीज़ रखेंगे जिसमें ओनली बॉन्ड पेयर होंगे, माने ठीक है। देखते हैं स्पेसीज़ हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर, ठीक है। देखिए स्पेसीज़ हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर, ठीक है, ऐसे को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कॉलम बनाया, दूसरा कॉलम मैं बना रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ। फिर हाइब्रिडाइजेशन, घबराइएगा नहीं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल लेंगे, इतना आसान तरीका मैं बताऊँगा कि आप जो है चंद सेकंड में निकाल लिया करोगे, हवा में निकाल लिया करोगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद आप कह सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल, ठीक है, और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है। देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आपके दो मिले, देखिए एक s और p, तो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, और तीन मिले sp2 हो जाएगा, और 4 मिला sp3, 5 मिला sp3d, 6 मिला नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक s 3p d। देखिए 2 3 5 और एक 6, अगर 7 मिल गया तो sp3 और ये d3 हो जाएगा। देखिए बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, और यहाँ पे 120 एंड 90 डिग्री, और यहाँ पे 90 एंड 90 डिग्री कहिए, और यहाँ पे आप कहिएगा 120 डिग्री एंड 72 डिग्री, ठीक है, और ये 72 डिग्री एंड 90 डिग्री ये मिल रहा है। अच्छा शेप की बात करेंगे, यहाँ पे शेप या ज्योमेट्री, क्योंकि बॉन्ड पेयर सिर्फ हैं, लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री और आपका शेप सेम बना करेगा। sp3 में कैसा हो जाए, sp2 में, sp में लीनियर हो जाएगा, sp2 में प्लेनर ट्राइगोनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल, ठीक। और यहाँ पे sp3d2 में क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पे पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल और फिर बाई पिरामिडल, ठीक है। देखा आप लोगों ने, ये तो क्या किसका था, रेगुलर ज्योमेट्री का था, या कहिए कि ऐसी स्पेसीज थी जिसमें ओनली बॉन्ड पेयर थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, कहते हैं कि जहाँ पे लोन पेयर होता है वहाँ पे ज्योमेट्री कैसी होती है, डिस्टार्टेड हो जाती है, शेप डिस्टार्टेड हो जाता है। तो उनका शेप कैसा बनेगा, उसको देखिएगा ज़रा सा, उसको याद रखिएगा। ये टेबल तो याद रखना ही रखना, याद अगर टेबल नहीं है तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत कम। और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड माने वो ज्योमेट्री या शेप पे बात करते रहते हैं,
ठीक है। तो देखते हैं, अब हम लोग कहते हैं ऐसी स्पेसीज हैविंग ओनली, हटा दीजिए, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बोथ, स्पेसीज हैविंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बोथ। अब ये ऐसे आएंगे, ठीक है, ऐसे आएंगे तो इसके लिए दूसरी टेबल बनानी होगी। देखिए टेबल बनाते हैं हम। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे लोन पेयर, और लोन पेयर के बाद अब शेप चेंज होके क्या बना उसको देखेंगे। देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3, देखिए sp2 जहाँ तक होता है, sp2 ऐसे तो नॉर्मल शेप था, जब सिर्फ बॉन्ड पेयर थे तो प्लेनर ट्राइगोनल था, लेकिन अगर एक लोन पेयर उसमें आ जाएगा, उसमें एक लोन पेयर आ जाएगा तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, वी शेप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे sp2 एक लोन पेयर तो कहेंगे वी शेप, या कहते हैं बेंट स्ट्रक्चर आ जाएगी। और उसके बाद sp3 में एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, ठीक है। sp3 में एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन, एक लोन पेयर पे पिरामिडल और टू लोन पेयर पे वी या बेंट शेप, ठीक है। थ्री लोन पेयर पे लीनियर, ठीक है बच्चों। अब देखिए ज़रा सा, टू लोन पेयर, sp3 के बाद sp3d में आइए, sp3d में आइए। sp3d में कहते हैं एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर। एक लोन पेयर पे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या सीसा शेप, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ये टेट्राहेड्रल। टू लोन पेयर पे टी शेप होता है, टी शेप, ठीक है। उसके बाद थ्री लोन पेयर पे यहाँ भी लीनियर बन जाता है। उसके बाद आइए sp3d2 में, sp3d2 का नॉर्मल शेप कैसा था, ऑक्टाहेड्रल था, लेकिन जब यहाँ पे एक लोन पेयर आया तब क्या हुआ, और दूसरा लोन पेयर आया था। एक लोन पेयर पे स्क्वायर पिरामिडल, ठीक। और टू लोन पेयर पे स्क्वायर प्लेनर, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद लास्ट में बात आती है sp3d3 की, बस एक लोन पेयर की बात आती है। नॉर्मल शेप कैसा होता है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, और जब यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाता है तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हुआ करता है। तो इस तरीके से सारे हाइब्रिडाइजेशन, और कितने लोन पेयर थे तो कैसा शेप हो गया, ठीक है ना। sp2 एक लोन पेयर कहते हैं वी शेप, sp3 एक लोन पेयर तो कहते हैं पिरामिडल, दो लोन पेयर वी शेप, तीन लोन पेयर लीनियर, sp3d नॉर्मल शेप ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, लेकिन एक लोन पेयर कैसा हुआ, सीसा शेप या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। दो लोन पेयर कैसा हो गया, टी शेप हो गया। तीन लोन पेयर कैसा हो गया, लीनियर हो गया। उसके बाद sp3d2 में आइए, नॉर्मल शेप ऑक्टाहेड्रल था, लेकिन एक लोन पेयर हुआ स्क्वायर पिरामिडल, दो लोन पेयर हुआ स्क्वायर प्लेनर। तो ये रहा शेप की बात, ठीक है। आप कब, जब बॉन्ड पेयर सिर्फ है तब, और उसके बाद जब लोन पेयर है तब, ठीक है ना। सारे के एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम लोग। अब देखिए आप सारे ज्योमेट्री की बात हो गई, सारे हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गई। अब क्या आता है, ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे आपको पता लगेगा कि sp है कि sp2 है कि sp3 है, ठीक है ना। देखिए क्या है कि ऐसे तो बहुत सारी मेथड हैं, बहुत सारे बहुत तरह से कैलकुलेट किया जाता है, बनाया जाता है, बहुत सारे तरह के फार्मूले बनाए गए, ठीक है ना। लेकिन मैंने एक फार्मूले बनाए, बहुत इजी है, वो आप कभी भी उसको भूलोगे नहीं और कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है ना। बस ये है भाई, केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ये तो बात तो पता ही होनी चाहिए सबको कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में आता है, ठीक है ना। सारे एलिमेंट के कम से कम ग्रुप तो पता होने ही चाहिए। अगर ग्रुप पता नहीं है तब तो परेशानी होगी, ठीक है ना। और ग्रुप पता नहीं तो पूरी केमिस्ट्री में परेशानी होगी, ठीक है ना। तो क्या करते हैं ना, देखिए जिस कंपाउंड का भी, जिस स्पीसीज़ का भी आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, ठीक है ना, आप क्या करिए कि उनके टोटल नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए,
ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपको दो कैटेगरी हम बनाएंगे। एक कैटेगरी ये होगी कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम होंगे। एक कैटेगरी ये होगी कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस 8 या 8 से ज़्यादा होंगे। ठीक, 8 से ज़्यादा होंगे। जब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम होंगे तब आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दिया करोगे। 2 से डिवाइड करने के बाद जो कुछ आएगा वही क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। वो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे और वही क्या न, जितने अगर 2 आ गया तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आ गया तो sp2 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला और वो 8 से ज़्यादा आया, ग्रेटर देन 8 आया, तब क्या करोगे, 8 से डिवाइड कर दोगे। तो कभी ऐसा होगा कि 8 से डिवाइड कर दोगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, लेकिन कभी ऐसा होगा कि 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेंगे। तो जो रिमाइंडर बच रहे हैं ना, उस रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करिए। कितने से, 2 से डिवाइड करोगे। 2 से डिवाइड, रिमाइंडर को जब 2 से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ लोन पेयर को। माने इस फार्मूले से, इस टेक्निक से आप जो है कंपाउंड के पास नंबर ऑफ लोन पेयर भी बता सकोगे। ठीक है ना। देखते हैं ज़रा सा कुछ एग्जांपल। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं आप। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलिए डिटरमाइन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। डिटरमाइन क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये किया। अगर ऐसा करने के बाद कह रहे हैं कि F इक्वल और ग्रेटर और लेस, कहिए और लेस देन, ठीक है, 8, तब क्या करना है, देन डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करिए। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ CH4, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। हाइड्रोजन के एक 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 4 × 1 क्या हो गया, 4। टोटल 8 आ गया। कितने से डिवाइड मारेंगे, 2 से डिवाइड मारेंगे। ठीक है ना। अब कितना आ गया, 4 आ गया। 4 का मतलब क्या, एक S आएगा, 3 p ऑर्बिटल हो सकते हैं, माने sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई लोन पेयर नहीं। अच्छा, जैसे आपको NH, अभी CH4 कर ले, CH4 प्लस नहीं करिए, NH4 प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन 5 होता है। ठीक है, 4 × 1 4 हो गया। और देखिए एक प्लस है तो माने एक निकल गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल। फिर 8 आ गया, 8 में फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, फिर sp3 हो जाएगा। ठीक है। NH3 की बात करते हैं। देखिए नाइट्रोजन 5 होता है, हाइड्रोजन 3 क्या हो गया, 8 हो गया। कितने से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड किया, 4 आ गया। कैसा हो गया, sp3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम हो जाएंगे तब। लेकिन दूसरी केस देखते हैं, जब 8 या 8 से ज़्यादा हो जाएंगे तब। देखिए F ग्रेटर देन 8 हो जाएंगे, F ग्रेटर देन कितना, 8, तब क्या करते हो, देन डिवाइड बाई 8, एफ रिमाइंडर, 8 से डिवाइड कर दिया, एफ रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर है, इफ रिमाइंडर, देन रिमाइंडर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर को बाई 2। देखिए रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है ना, जो रिमाइंडर को 2 से डिवाइड किए, जो बचा वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ लोन पेयर। देखते हैं इनके एग्जाम्पल कुछ। जैसे मान लीजिए कार्बोनेट आयन ले लिया, कार्बोनेट आयन CO3-2, कार्बन पे 4, ऑक्सीजन 6, 3 टाइम्स है, 18 हो जाएगा, -2, तो यहाँ पे +2 जुड़ेगा। ठीक है, 24 आया, 24 में कितने से डिवाइड मारेंगे, 8 से, और 3 हो गया, 3 को 1 S होगा और 2 P होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा।
देखिए सल्फेट आया SO4 -2, सल्फर 6 ग्रुप का 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 ग्रुप का 4 टाइम्स 24 हो जाएगा और +2 करेंगे, ठीक है ना। और ये हो गया 32 हो गया टोटल। 32 में किससे डिवाइड करेंगे, 8 से 4 हो गया, क्या मिलेगा, sp3 मिल जाएगा। ज़रा देखें ClO-, देखिए क्लोरीन 7 ग्रुप का 7 आ गया, ऑक्सीजन 6 ग्रुप का 6 आ गया, +1 करेंगे, ठीक है ना, आपका हो जाएगा 7 7 14 हो गया, ठीक है। और 14 में कितने से, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम से जाएगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 रिमाइंडर बच रहा है ना। रिमाइंडर को कितने से डिवाइड कर, 6/2, ठीक है ना। और कितना 1 + 3, ये 3 लोन पेयर है। इस स्पीशीज़ के पास कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं। किसके, सेंट्रल एटम की बात करेंगे, सेंट्रल एटम के पास जो है इस स्पीशीज़ में कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। तो कुल टोटल मिला के कितना है, 4 का मतलब कैसा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 लोन पेयर है तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों लीनियर, आप देखिए ना ClO ऐसे तो बनता है, ClO यही तो बनेगा। इस तरीके से किसी का भी निकालिए, PCl5 है, आप देखिए फास्फोरस 5 है, क्लोरीन जो है 7 ग्रुप का 35 हो जाएगा, 35 कुल मिला के 40 हो गया, 40 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो गया, माने क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, ठीक है ना, आप चंद सेकंड के अंदर निकाल लिया करेंगे, चाहे जिसका भी हो, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया ना, किसी का कहीं भी आपको जो है डेविएशन नहीं आएगा, हमेशा सही रिज़ल्ट आएगा। हाँ, एक चीज़ और बता सकते हैं, कर सकते हैं कि कभी ऐसा हो सकता है कि ऑड इलेक्ट्रॉन, हालांकि जल्दी पूछते नहीं लेकिन मैं वहाँ पे भी पहुँच चुका हूँ कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ आ जाएं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन, जैसे यहाँ तो जितना भी जोड़ रहे थे, जोड़ने के बाद क्या आ रहा था आपका इवन रहा, लेकिन कभी ऑड आ जाए, ठीक है ना, तब क्या करेंगे, ऑड स्पीशीज़। तो ये एक और हेडिंग करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड स्पीशीज़। ऑड स्पीशीज़ माने जहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन हो, ऑड स्पीशीज़ नहीं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ कर लें, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। तो यहाँ पे देखिए जो भी कंपाउंड होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल कंपाउंड बनते हैं, वहाँ पे एक सेंट्रल एटम होता है और उसको जो है उसके चारों तरफ साइड एटम होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम के अराउंड क्या हो जाएंगे, साइड एटम हुआ करेंगे। अब यहाँ पे 2 केसेस बनेंगी, ठीक है ना। अब ये जो साइड एटम है देखेंगे, ठीक है, 2 केसेस बनती है कि अगर आपका कहते हैं कि एफ साइड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करेंगे। देखिए ये कहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे कर लें यार, एक सेकेंड, देखिए इन सब से मैं करूँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं एफ साइड एटम की ग्रेटर देन सेंट्रल एटम से। दूसरा कर लें, एफ सेंट्रल एटम की ग्रेटर है साइड एटम से। 2 कैटेगरी मैंने बना लिया। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे साइड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, माने सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, उसको लोन पेयर की तरह ट्रीट करोगे, लोन पेयर मानोगे, ठीक है ना। जैसे हम देख देते हैं इसके लिए एग्जांपल, इसके लिए CF3 का एग्जांपल देखते हैं। सी, अब देखिए कार्बन जो है सेंट्रल एटम है, फ्लोरीन जो होता है साइड एटम है, साइड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी